अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोडिंग नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोडिंग नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ का 18वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 18 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम कोडिंग नाइटर के साथ अजैक्स को या अजैक्स को कोडिंग नाइटर में यूज़ कर सकते हैं। अजैक्स इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू गेट द डाटा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। मतलब अजैक्स एक ऐसी एक कह लें एक टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप डाटा गेट कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग, अपने पेज को रिफ्रेश किए बगैर। तो अजैक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, और मोस्टली जो मॉडर्न नेम है इसको अजैज भी कहा जाता है, मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसन। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है जब आप एपीआईज वगैरह डेवलप करते हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन स्पेशली जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती है जिनको स्पा कहा जाता है, उनमें इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है। जो मॉडर्न जेएस फ्रेमवर्क्स हैं वो मोस्टली रिलाई करते हैं एसिंक्रोनस टेक्निक पे। तो द जेक्यूरी अजैक्स और या अजैक्स जो है या एक्सएमएल एचटीटीपी जो है, ये इट इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसने ये इंट्रोड्यूस कराई चीज़ कि आप एक पेज के अंदर रहते हुए उस पेज में मुख्तलिफ डाटा लोड कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे अजैक्स को ऑन अ स्मॉल स्निपेट और स्मॉल, आप कह लो इसको लॉजिक पे, और उसको यूज़ करेंगे अपने इस कोडिंग राइटर के प्रोजेक्ट में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप उनको बाद में देखना भी चाहते हैं, बाद में कभी आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो इसके लिए हमारे हर वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होता है। लाइक का बटन बेसिकली क्या करता है कि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो वो जो आपका जो यूज़र अकाउंट है जो यूट्यूब पे, इसके लिए आपके पास यूट्यूब में आप लॉगिन होनी चाहिए अपनी जीमेल की आईडी के साथ। तो वो जो हमारी वीडियो है वो आपके पास आपके जो यूज़र आईडी है उसमें जाके सेव हो जाती है, और आप इन फ्यूचर उनको उसको देखना चाहें तो आपका लाइक वीडियो का एक वो कैटेगरी बन जाती है। उसके अंदर आप उस वीडियो को दोबारा से जिस वक्त भी देखना चाहें देख सकते हैं। मे बी फ्यूचर में आप हमारा चैनल नेम भूल जाएं या किसी वजह से आपको मिल ना रही हो वीडियो, तो उसको लाइक कर दिया करें जो वीडियो आपको पसंद आए। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियो ही लाइक करें, मतलब किसी की भी वीडियो आपको जो पसंद आए आप उसको लाइक कर दिया कीजिए ताकि वो आपकी प्लेलिस्ट में आ जाए और आप उसको इन फ्यूचर अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आपको उसके लिए ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जस्ट अपनी प्लेलिस्ट में जाएं, फाइंड इट एंड वॉच इट अगेन। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे लॉजिक बयान करना चाह रहा हूँ कि जो मैं अजैक्स के थ्रू फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास 3 लेवल की कैटेगरीज हैं, पेरेंट, चाइल्ड, चाइल्ड। मतलब एक पेरेंट, एक चाइल्ड और फिर उस चाइल्ड का एक चाइल्ड, मतलब 3 लेवल्स ऑफ कैटेगरीज को मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा। और उन कैटेगरीज में जो लास्ट वाली है, जिस कैटेगरी को भी पोस्ट होंगी जिसमें भी, उनको डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, शो पोस्ट का बटन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और पेरेंट कैटेगरी आपको नजर आ रही है। इनके दरमियान गैप है, ये आप अलाइन करना चाहें जिस तरीके से भी आप इसको अलाइनमेंट कर देना चाहें दे सकते हैं। हमारा कंसर्न फ्रंट एंड नहीं है, सिर्फ लॉजिक को एक्सप्लेन करना है। तो मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, टेक्नोलॉजी, फैशन, एजुकेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं अगर टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ तो एक नया ड्रॉप डाउन सिलेक्ट बॉक्स आएगा। इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी कैटेगरी की जो सब कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा आगे फर्दर उसकी जो सब कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड 3 लेवल कैटेगरी हैंडलिंग या 3 लेवल ऑफ कैटेगरीज, सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। आप इसको 4 लेवल बना सकते हैं, 5 लेवल बना सकते हैं, जितना भी बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। मोस्टली जो हमने एप्लीकेशंस में अभी तक देखा है वो 3 लेवल तक इनफ होता है, दैट इज इनफ। सो इसलिए मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल में 3 लेवल का मतलब कैटेगरीज ली हैं। ये पेरेंट है, टॉप लेवल कैटेगरी है, ये किसी की भी सब कैटेगरी नहीं है। जो भी कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं 4 कैटेगरीज, वो किसी की भी सब कैटेगरी नहीं है। दीज आर द पेरेंट कैटेगरीज, राइट। तो जिस कैटेगरी को सपोज मैंने फैशन को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारे पास हेयर्स एंड ड्रेसेस आ गए, मतलब हेयर्स फैशन और ड्रेसेस फैशन। आप मल्टीपल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं हेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ तो फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्टी है, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है।
तो यहाँ पे हम ड्रेसेस को सिलेक्ट करते हैं। फिर जब मैं शो पोस्ट को क्लिक करता हूँ तो जो कैटेगरी सिलेक्टेड होगी उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी पोस्ट्स होंगी वो यहाँ पे पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं शो पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनदर पोस्ट नंबर 12 जो है वो शो हो रही है। अब इस ड्रेसेस की मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जो आईडी है, किसकी, ड्रेसेस की आईडी है 8। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन वैल्यू 8, ड्रेसेस की जो वैल्यू है वो 8 है। और जब शो पोस्ट को मैं क्लिक करता हूँ इसके अंदर, जब मैं कैटेगरी को यहाँ पे चेंज करता हूँ तो बटन के अगेंस्ट मैंने एक फॉर्म लगाया हुआ है, ये फॉर्म सबमिट होता है। और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी की जो एक कैट आईडी है या नेम उसकी कैटेगरी है, उसके अंदर वैल्यू 8 आ जाती है। मतलब जो कैटेगरी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू 8 है यहाँ पे। अब मैं अगर यहाँ से हेयर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 7 होगी। अब जब मैं पोस्ट को क्लिक करूँगा तो शो पोस्ट को, तो ये इस फॉर्म को सबमिट करेगा एजेक्स के थ्रू और फेच करके लाएगा पोस्ट्स अगेंस्ट दिस वैल्यू 7 या दिस हेयर्स कैटेगरी, और उसकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे आप देखते हैं वैल्यू 1 है, मैं शो पोस्ट करूँगा तो ये इस कैटेगरी में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में जो पोस्ट हैं वो सारी आ जाएंगी। तो ये है हमारे इस प्रोग्राम की या इस छोटे से स्क्रिप्ट की लॉजिक। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं डाटाबेस को कि मैंने डाटाबेस कैसे डिज़ाइन की है। तो सॉरी, यहीं पे हम न्यू टैब में लोग PHP में एडमिन ओपन करते हैं और मैं जाता हूँ DBCI3 के टेबल डाटाबेस में और यहाँ पे मैं कैटेगरी के टेबल में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में मेरे पास सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, ID, टाइटल और पेरेंट ID। ये एक आप यूँ समझ लें इसको लॉजिकली कि डेटाबेस की ज़ुबान में कहा जाए तो एक सेल्फ जॉइंट टेबल है, मतलब ये अपने ही पेरेंट ID अपने ही टेबल की ID से जॉइन है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको ब्राउज करके दिखाऊं तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे आई थिंक दिस इज इनफ। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ये तो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होती जाएगी, इसकी आपको समझ है ये क्या चीज़ ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, ये ठीक है, ये प्राइमरी की है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेरेंट ID का कॉलम, जिसमें जो ID जो भी मतलब कैटेगरी जिसकी भी कैटेगरी की भी पेरेंट ID 0 होगी, जिस कैटेगरी की भी पेरेंट ID 0 होगी वो टॉप लेवल कैटेगरी होगी, मतलब वो किसी की सब कैटेगरी नहीं होगी। ये है मेरी लॉजिक, मतलब जिस लॉजिक से मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन किया। अब 4 हमारे पास ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी ID 0 है, पेरेंट ID 0 है। आप एक एडमिन पैनल बना के मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जिनको पेरेंट ID 0 देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ड्रॉप डाउन में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट मैंने ये किया कि सपोज मैंने एक नई कैटेगरी ऐड की जिसकी ID 5 है, जिसकी ID 5 है और इसका नाम मोबाइल्स है और इसकी जो पेरेंट ID है वो 1 है। इट मीन्स ये जो है ये चाइल्ड है किसकी, इस कैटेगरी की, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी जो है उसकी चाइल्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी पेरेंट ID 1 है और इसकी अपनी ID 5 है और ये किसकी, जिसकी ID 1 होगी ये उसकी चाइल्ड होगी। इस तरह कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, ये इसकी भी पेरेंट ID 1 है तो ये भी टेक्नोलॉजी की है। हेयर्स एंड ड्रेसेस की ID 2 है, पेरेंट ID 2 है, तो इट मीन्स दे फैशन के जो वो सब कैटेगरीज हैं। इसी तरह साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है, इनकी कैटेगरी 3 है, पेरेंट ID 3 है, इट मीन्स एजुकेशन कैटेगरी के जो है सब चाइल्ड हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप मैंने 15 नंबर ID ऐड की जिसकी अगेन ID मैंने पेरेंट ID 1 दी, तो ये अब टेक्नोलॉजी की भी होगी। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 15 15, मतलब विंडोज़ लैपटॉप, मैक लैपटॉप, लिनक्स लैपटॉप, इन तीनों की पेरेंट ID 15 है। इट मीन जिसकी ID 15 होगी ये उसकी पेरेंट्स चाइल्ड है, तो 15 हमारे पास ये है लैपटॉप, जो कि आगे फर्दर जिसकी अपनी पेरेंट ID 1 है, मतलब ये है सब कैटेगरी टेक्नोलॉजी की। तो ये है मेरे पास जो टेबल। अब इस टेबल की बेस पे मैंने ये छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखा है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, मैं अब उसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि फिर लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट ऑलमोस्ट टुक मी अराउंड 1 to 2 hours टू राइट दिस स्क्रिप्ट। तो अगर मैं इसको दोबारा से लिखूँगा तो डेफिनेटली इट विल टेक 1 to 2 hours। तो यहाँ पे मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या, ठीक है। ये तो अपनी टेबल की समझ आ गई। अब मैं चलता हूँ अपने सबलाइन टेक्स्ट की तरफ। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो एजेक्स की कॉल्स हैं वो लिखी हैं अपने व्यूज़ के अंदर, टेम्पलेट में और फुटर के अंदर। ये हमारे पास फुटर है जिसके अंदर मैंने ये सारी
स्क्रिप्टिंग की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी अजैक्स की रिक्वेस्ट हैं। 3 अजैक्स की रिक्वेस्ट हैं, एक गेट के सब कैटेगरी 1 के लिए और एक सब कैटेगरी 2 के लिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट है वो तो डेफिनेटली डिस्प्ले होगी, लेकिन 2 और 3 जो कैटेगरी लेवल है वो हमने उसके लिए यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाए और एक फंक्शन बनाया है शो पोस्ट के लिए अजैक्स का। ये तीनों अजैक्स के थ्रू काम कर रहे हैं और अजैक्स की रिक्वेस्ट पे ही ये सारे डाटा को फेच कर रहे हैं और कैटेगरीज को चेंज कर रहे हैं। अब ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे व्यूज़ के अंदर। अजैक्स व्यूज़ में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मेरे पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं। एक कैटेगरीज जिसमें सारी कैटेगरीज आती हैं, जो भी कैटेगरीज आएगी वो यहाँ पे ऑप्शंस में आएगी और वो पर्टिकुलर सिलेक्ट में जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो मैंने हैंडल किया उसको अजैक्स के थ्रू। फिर नॉट अजैक्स का मतलब है कि ये उस वक्त ओनली डिस्प्ले करेगा जब आप इसको बगैर अजैक्स के एक्सेस करना चाहेंगे कैटेगरीज को। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इस जो पहले यहाँ पे आपको मैं URL बता दूँ। ये URL है बेसिकली ci.dev/post/get categories/ आप कैटेगरी ID देते हैं तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मुझे मैसेज आया ओनली अजैक्स रिक्वेस्ट अलाउड। मतलब आप इस URL को डायरेक्टली URL में एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अजैक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये है इसका इस आउटपुट का मकसद, ये आउटपुट जाती है इस वजह से। इसके बाद है शो पोस्ट, तो ये मेरे पास शो पोस्ट है और ये मेरे पास नॉट अजैक्स है और ये मेरे पास कैटेगरीज है। अब इनकी मदद से मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है शो पोस्ट, तो शो पोस्ट बेसिकली जब पोस्ट फॉर्म जो है सबमिट होता है, इन दो में फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं लिखा, जो स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एक स्क्रिप्ट। अच्छा ये स्क्रिप्ट क्या बेसिकली कोडिंग नाइटर में, अगर आपने मेरा सिक्योरिटी का ट्यूटोरियल देखा हो तो कोडिंग नाइटर 3.16 में CSRF प्रोटेक्शन है जो कि जिसकी मदद से आप अपने फॉर्म्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बाहर से इसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि अगर विद इन आपके फॉर्म के विद इन अगर वो एक्सेस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक की जनरेट होगी CSRF हैश की और उसको खुद कोडिंग नाइटर वैलिडेट करेगा कि आया जो जनरेट हुई है वो की वो प्रॉपर है और वो वर्किंग में है। तो मैंने यहाँ पे ग्लोबल इसका एक हैश की का वैल्यू बना दिया ताकि मैं इसको अपने अजैक्स रिक्वेस्ट में डायरेक्टली एक्सेस कर सकूं। चूँकि ये हर रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद चेंज होती है तो इसलिए शो पोस्ट जो है एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसलिए मैंने पोस्ट से मुराद यहाँ पे मेरी पोस्ट नहीं है, पोस्ट से मुराद मेरी PHP का जो ग्लोबल $_पोस्ट फंक्शन है वो है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जनरेट करेगा हर दफ़ा नई हैश की और मैं उसको यूज़ करूँगा अजैक्स में। तो इसको CSRF प्रोटेक्शन को इनेबल करने के लिए आप कन्फिग में जा सकते हैं, config.php में जाएंगे कन्फिग फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये CSRF प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये है CSRF प्रोटेक्शन। मैंने इसको ट्रू किया हुआ है, ये आपने लाजमी ट्रू करना है और इसके साथ आपने यूज़ करना है अपना जो भी प्रोजेक्ट है, ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो कायम रहे और दूसरे बाहर से इसको कोई एक्सेस ना कर सके, आपको रिक्वेस्ट सेंड ना कर सके। क्योंकि फॉर्म के थ्रू अगर कोई ग्लोबली आपके फॉर्म पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मतलब तेज़ी से ब्रूट फोर्स करेगा फॉर्म्स को, तो मे भी आपकी साइट डाउन हो सकती है। सो दिस विल प्रोटेक्ट यू, CSRF प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मैं इतना ही इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद CSRF प्रोटेक्शन होगी, व्यूज़ क्रिएट होगी। मेरे पास ये 3 व्यूज़ हैं जो कैटेगरीज और शो पोस्ट को शो करते हैं। मैंने इसको अजैक्स व्यूज़ के फोल्डर में इसलिए रखा कि मुझे पता हो कि जो मेरे व्यूज़ ये अजैक्स के व्यूज़ है, बाकी ये सारे नॉर्मल व्यूज़ हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इनको हैंडल किया कंट्रोलर पोस्ट के कंट्रोलर के थ्रू। तो पोस्ट के कंट्रोलर के थ्रू मैंने 2 अलग फंक्शन बनाए, एक है गेट कैटेगरीज और एक है गेट पोस्ट्स। ये दोनों फंक्शन सिर्फ और सिर्फ अजैक्स से एक्सेस किए जा सकते हैं, डायरेक्टली आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है जो कोडिंग नाइटर के अंदर बिल्ट इन है कि इफ़ दिस इनपुट इज अजैक्स रिक्वेस्ट देन गो फॉर योर प्रोसीजर, अदरवाइज सिर्फ लोड कर दो व्यू को नॉट अजैक्स को, जो कि अजैक्स व्यू के अंदर है यहाँ पे नॉट अजैक्स का, ओनली अजैक्स रिक्वेस्ट अलाउड। ठीक है, अगर ये अजैक्स रिक्वेस्ट है तो क्या करें? सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज की। अगर ये अजैक्स रिक्वेस्ट है तो वो क्या करेगा कि दिस इनपुट गेट करेगा कैटेगरी आईडी को। अब ये तो नॉर्मली गेट और पोस्ट वाला है, क्योंकि हम जो अजैक्स रिक्वेस्ट इसको गेट कैटेगरीज को सेंड कर रहे हैं वो गेट है, और जो हम इस गेट पोस्ट को सेट कर रहे हैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कि यहाँ पे मैं इसको गेट कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं इसके लिए पोस्ट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे गेट फंक्शन, यहाँ पे पोस्ट फंक्शन। ये डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस के अंदर। ठीक है, ये दोनों, अब इसकी तो लॉजिक आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये कर रहा है CRUD मॉडल के अंदर से गेट ऑल कैटेगरी बेस्ड ऑन पेरेंट आईडी, और उसके बाद उसको कैट आईडी जो गेट पोस्ट के थ्रू आती है, गेट के थ्रू, गेट रिक्वेस्ट के थ्रू आती है, उसके जरिए उसको वो फेच करता है। अगर कोई कैट आईडी नहीं है, कोई जीरो है, मतलब गेट आईडी, कैट आईडी में कुछ भी नहीं है, तो वो इसको फिर जीरो कर देगा। अब हम यहाँ पे एक और चेक भी मेरे जहन में भी आया कि अगर -1 आ जाती है, इफ दिस इनपुट गेट आईडी एंड दिस इनपुट गेट कैट आईडी, ये मेरे जहन में अभी आया कि ये ऐसा भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अब यहाँ पे मैंने जो चेक लगाया वो ये है कि जो गेट आईडी है $_ गेट आईडी, कैट आईडी, उसके अंदर अगर कोई वैल्यू है और वो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो तब वो इसके अंदर इस कैटेगरी को मूव करे इस वेरिएबल के अंदर, अदरवाइज वो इसके अंदर 0 को पास कर दे। और 0 इंडेक्स पे मतलब हमारी जो पेरेंट वाली कैटेगरीज हैं वो सारी उनकी वैल्यूज शो कर दे, उनकी पोस्ट शो कर दे। फिर यहाँ से वो उन पोस्ट को फेच करेगा, फिर उसको, अब यहाँ पे मैंने इस गेट ऑल फंक्शन में, CRUD फंक्शन जो मैंने बनाया था, इसमें थोड़ी मैंने चेंजेस की है, जो हमारे लास्ट प्रीवियस 17 ट्यूटोरियल्स हैं उसमें ये डिफरेंट था। आप नोट कर लीजिएगा अपने पास भी, अगर आपने ये फंक्शन बनाया है तो। यहाँ पे अब मैं इसको टेबल और साथ एक डाटा एरे पास कर रहा हूँ। ये डाटा एरे जो है ये वेयर क्लॉज है। इसकी जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि कैटेगरी आईडी, जब हम पेरेंट आईडी की बेस पे पोस्ट को सर्च करेंगे तो वो मल्टीपल पोस्ट आएंगी, एक पोस्ट नहीं आएगी, मल्टीपल पोस्ट होंगी। और प्रीवियसली हमारा जो रिजल्ट था वो रो की सूरत में रिटर्न हो रहा था। तो अगर हम इसको इस तरीके से रहने, उस तरीके से ही रहने देते, यहाँ पे रो होता और यहाँ पे टेबल ना होता, यहाँ पे वेयर क्लॉज ना होता, तो फिर हमें एक रो ही रिटर्न होनी थी, विच विल बी द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस टास्क। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चेंज की कि मैंने कहा कि अगर टेबल पास हो, उसमें डाटा एरे हो और वो एम्प्टी ना हो, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू, डाटा एरे तो यहाँ से वो बाय डिफॉल्ट इज एरे ही होगा। अगर उसमें वैल्यू कुछ है तो उस वैल्यू को वो इस वेयर क्लॉज में सेट कर दे। अब वो वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एरे की सूरत में उसको सेंड किया है, तो वो पेरेंट आईडी उसके अंदर मौजूद कैट आईडी को फाइंड करेगा। इसके अलावा ये पेरेंट आईडी कॉमा, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है दिस db वेयर, और एरे की सूरत में यहाँ पे लिखा है डाटा। सपोज हमारे पास कैटेगरी आईडी पेरेंट आईडी आएगी और यहाँ पे सपोज 1 है, इज इक्वल टू 1, तो ये इस तरीके से सेट करेगा पेरेंट आईडी। जिनकी पेरेंट आईडी 1 होगी उन कैटेगरीज सारी इसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी सी लॉजिक चेंज की और रो की बजाय मैंने रिजल्ट को ही रिटर्न कराया। चाहे वो एक पोस्ट हो, मतलब एक हो तब भी रिजल्ट रिटर्न होगा, अगर एक से ज़्यादा हो तो तब भी, हो तो रिजल्ट ही रहा। गेट ऑल जो है, अगर आप नॉर्मली कोई डाटा पास नहीं करते, सिर्फ कैटेगरीज लिखते हैं, तो वो सारी कैटेगरीज का डाटा शो कर देगा। आप आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने ये क्यों चेंज किया। ठीक है, लिखने की बजाय मैंने समझा दिया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वो हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल है दिस डाटा। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि जब एजेक्स रिक्वेस्ट होती है और चूंकि हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, स्पै है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, हेडर फुटर साइड बार एवरीथिंग इज इंटैक्ट, तो हमें हेडर और फुटर या कोई और मेन्यू वगैरह लोड करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम यहाँ पे प्रीवियसली करते रहे कि हम यहाँ पे दिस लोड टेम्पलेट करते हैं और उसके अंदर पास करते हैं व्यू को, तो जिसमें फिर हेडर भी लोड होता है, नैब बार भी और फुटर भी, और फिर वो करंट पोस्ट या जो भी पेज हम लोड कर रहे हैं वो लोड होता है। एजेक्स में हम ऐसा नहीं करते। एजेक्स में सिर्फ और सिर्फ फिर एक पोर्शन व्यू लोड होता है। अगर मैं यहाँ पे देखें categories.php लोड करेगा, तो व्यू के अंदर जो हमारे पास category.php है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ऑप्शंस, इवन सिलेक्ट भी नहीं लिखा हुआ, ऑप्शंस, क्योंकि ये सिलेक्ट कॉलम को अपडेट करेगा व्यू के अंदर। वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पहले आप इस चीज़ को समझ लें। तो पोस्ट के अंदर वो इस CRUD मॉडल से कैटेगरीज को फेच करेगा, उनको सेट करेगा, फिर ये मॉडल व्यू लोड करेगा डाटा के साथ, और इन ऑप्शंस में, कैटेगरीज के ऑप्शन में, अगर तो उस कैटेगरीज के अंदर कोई वैल्यूज हैं तो वो फॉर ईच लूप के थ्रू डिस्प्ले इस ऑप्शंस में आ जाएंगी, और फिर वो रिटर्न कर देगा एजेक्स को वो वैल्यूज। यहाँ से वैल्यूज जाएंगी एजेक्स के पास, फिर एजेक्स इसको थ्रो कर देगा जहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। वो कैसे है? वो इस तरह है कि व्यूज़ के अंदर ही यहाँ पे पेज के अंदर मैंने इसको होम पे सेटअप किया, तो होम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास
यहाँ पे एक ये सिलेक्ट लगा हुआ है, एक ये सिलेक्ट है और एक सिलेक्ट ये है जो हमारे पास पेरेंट सिलेक्ट है। मतलब ये हमारे पास पेरेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट पोस्ट के, मैं आपको ये भी दिखा दूं यहाँ पे पेज, क्योंकि ये पेज कंट्रोलर है तो पेज कंट्रोलर में यहाँ पे मैंने दिस डीबी वेयर पेरेंट आईडी, यहाँ पे मैंने दिस लोड डीबी किया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रड मॉडल को लोड नहीं किया, तो मैंने सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप मॉडल से इसको फेच कीजिएगा प्रॉपरली, जिस तरह मॉडल से फेच करते हैं। तो यहाँ पे वो पेरेंट आईडी 0 को सर्च कर रहा है और उसके जरिए उसको फेच करके डाटा को हमारे व्यूज में लोड कर रहा है, जो कि पेरेंट कैटेगरी को लोड करता है। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, जो हमारा व्यू है, होम का व्यू है, उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे वो जो वैल्यू पेज वाले कंट्रोलर में पास हुई थी वो यहाँ पे आ जाएंगी कैटेगरीज में, फॉर ईच कैटेगरी कैटेगरी और कैटेगरी आईडी और कैटेगरी टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो दो हमारे पास सिलेक्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों पॉपुलेट हो रहे हैं वया अजेक्स। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑन चेंज गेट सब टू और उसकी वैल्यू जो भी सिलेक्टेड होगी वो उसको पास होगी उस अजैक्स रिक्वेस्ट को। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है लगा हुआ, ये फॉर्म होल्ड करता है वैल्यूज को। बाय डिफॉल्ट इसमें -1 दी हुई है ताकि ये कोई भी रिकॉर्ड शो ना करे। बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये इसको कोई भी रिकॉर्ड शो ना करे, वो मैंने चेक लगाया है अजैक्स में। अब चलते हैं अजैक्स की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अजैक्स जो है वो लिखी है footer.php में, तो फुटर हमारा ये है। इसमें जो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो हमारी दोनों कैटेगरीज हैं, जो सब कैटेगरीज हैं पेरेंट के अलावा, उन दोनों को मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है, उन दोनों को आईडी दी और दोनों को यहाँ पे मैंने हाइड फंक्शन jQuery का यूज़ किया, उसको हाइड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये चेक लगाया कि जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, शो पोस्ट वाला बटन जो है, ये वाला जो बटन है, ये जब क्लिक करते हैं तो जो डिफॉल्ट की फंक्शनैलिटी है फॉर्म को सबमिट करने की, उसको कैंसिल कर दो। सबमिट नहीं करना, हमने सबमिट नहीं करना, बल्कि हमने इस फंक्शन को कॉल करना है जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर पोस्ट के अंदर, यहाँ सॉरी होम के अंदर पेज home.php, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये ऑन क्लिक शो पोस्ट, ये jQuery का अजैक्स का फंक्शन है। ये फंक्शन यहाँ फुटर में मौजूद है, शो पोस्ट। ये क्या करता है कि जो हिडन फील्ड है उसकी वैल्यू, अगर उसमें वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसकी -1 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो जब हम फर्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं तो उसकी 0 वैल्यू भी हो सकती है पॉसिबल, लेकिन होती नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो ठीक है, उसकी वैल्यू को आईडी वाले वेरिएबल में यहाँ पे वैर लिख लेते हैं, उसमें मूव कर देगा एस आई डी में। फिर यहाँ पे हमने अजैक्स रिक्वेस्ट ओपन की, यूआरएल यहाँ पे मैं एको कर रहा हूँ बेस यूआरएल की मदद से, और ये ऑटोमेटिकली बेस यूआरएल कन्फिग से उठाए गए। और उसके बाद इस रिक्वेस्ट को जो ci.dev है, मैंने यहाँ पे कन्फिग के अंदर config.php में ये देखें, यहाँ पे ये सेट की हुई है बेस यूआरएल, तो इसको खुद ब खुद वो उठाएगा। यहाँ पे footer.php में, यहाँ पे सब में यही मैंने इसी तरीके से लिखा है, तो इसको उठाकर उसको सेंड कर देगा। अब चूंकि मैंने CSRF प्रोटेक्शन एनेबल की हुई है, यहाँ पे तो मुझे CSRF प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है इन दो फंक्शंस में, जो कि गेट सब 1 है और गेट सब 2 है। इन दोनों फंक्शन में मुझे CSRF प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है और सिंपली वो कैटेगरीज को डिस्प्ले कर रहे हैं। एक्चुअल जो शो पोस्ट है, ये एक पोस्ट फंक्शन है, और पोस्ट फंक्शन के लिए आपको जरूरत होती है CSRF प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे मैंने एक विंडो हैश की के नाम से, हैश अंडरस्कोर की के नाम से एक ग्लोबल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट ने बनाया। वो मैंने 3-4 जहाँ पे भी मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होगी वहाँ से मैं इसको व्यू के अंदर से मेक श्योर कीजिएगा, व्यू के अंदर मैं इसको जनरेट करूँगा। कंट्रोलर में स्क्रिप्ट आप बहुत ही मतलब कोई और ऑप्शन ना हो तो तब आप कंट्रोलर में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन अलाउड नहीं है ये। ठीक है, तो जब शो पोस्ट का ये सेंड करता है पोस्ट रिक्वेस्ट गेट पोस्ट को, जो कि पोस्ट कंट्रोलर के अंदर है, तो कंट्रोलर्स के अंदर पोस्ट के अंदर इसको फंक्शन को सेंड करता है ये रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो ऑटोमेटिकली कोडिग्नाइटर वैलिडेट करता है कि इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ CSRF प्रोटेक्शन ट्रू है जो कन्फिग में, और फिर उसके बाद CSRF वैल्यू यहाँ पे फेच हो रही है। अगर होगी तब वो यहाँ पे पोस्ट को रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट करेगा, अदरवाइज वो एरर 403 आपको एरर मिलेगा। किसके अंदर? कंसोल के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको इसको एरर को भी। तो अगर वो CSRF प्रोटेक्शन करेक्टली यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ पे भी हम वही चेक लगा देते हैं जो चेक हमने यहाँ पे लगाया है, कैट आई डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे भी हम एंड दिस इनपुट पोस्ट कैट आई डी इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 0 ये भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके अंदर वो वैल्यू सेंड कर दे, अदरवाइज वो उसमें 0 मूव कर दे। फिर हमने यहाँ पे कैट आईडी और यहाँ पे पेरेंट आईडी पास किया उसी कैट ऑल फंक्शन को, एक ही फंक्शन है। देखिए हमने यहाँ पे ट्राई जो है डोंट रिपीट योरसेल्फ वो कंट्रोल किया कि एक ही फंक्शन है कैट ऑल, और हम उसी से कैटेगरीज भी गेट कर रहे हैं, उसी से हम पोस्ट भी गेट कर रहे हैं। ये है हमारे क्रड मॉडल की बेसिक, कि इसके जरिए हम बेसिक क्रड ऑपरेशन रीड, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस क्रड मॉडल के थ्रू। सिंपल एक मॉडल है जिसमें आप टेबल डायनामिकली पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो फंक्शन है ये अब क्या करेगा, पोस्ट को फाइंड करेगा। अगर उसको पोस्ट मिलती है, यहाँ पे हमने कोई चेक नहीं लगाया, वो चेक मैंने फ्रंट एंड व्यू में लगाया, ठीक। तो ये सिंपली क्या करेगा, शो पोस्ट को कॉल करेगा विद दिस डाटा, उसके बाद पोस्ट वेरिएबल पास हो जाएगा हमारे शो पोस्ट को। अब यहाँ पे मैंने चेक लगाया कि इफ पोस्ट, मतलब अगर पोस्ट के अंदर कोई डाटा है देन वो इसको फॉर ईच लूप के जरिए पोस्ट का डाटा फेच करे और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दे और दोबारा से जो है हैश की को रीसेट कर दे, ताकि पोस्ट रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाती है तो जो पुरानी वाली की होती है वो इनवैलिडेट हो जाती है। मेमोरी के अंदर एक न्यू की जनरेट हो चुकी होती है, हमने वो न्यू की जनरेट करके वापस हैश की को पास करनी है। इसलिए यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ये विंडो डॉट हैश की लिखा है कि ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं हैश की को कहीं पे भी, इस विंडो डॉट हैश की वेरिएबल को। तो इस तरह हमारे पास जब दोबारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट वैलिडेट होकर डाटा एक दफ़ा आ जाएगा तो दूसरी दफ़ा शो पोस्ट क्लिक करेंगे तो वो एरर नहीं देगा। मैं आपको इसको भी दिखाऊंगा अभी कि कैसे अगर मैं ये की नहीं देता तो मुझे 403 एरर आएगा। और ये मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में नहीं लिखा बल्कि व्यू में पास किया ताकि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है वो इंटीग्रिटी मतलब कायम रहे, इंटीग्रिटी जो है हमारे प्रोजेक्ट की, कि हम स्क्रिप्ट को कंट्रोलर में नहीं यूज़ कर रहे, व्यूज़ को कंट्रोलर में नहीं यूज़ कर रहे। मतलब अगर यही काम मैं यहाँ से कॉपी करके कंट्रोलर में भी पेस्ट कर दूँ तो इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क, लेकिन वहाँ पे हमारा जो स्कोप है मॉडल व्यू कंट्रोलर का वो ख़त्म हो जाता है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मैंने इसलिए ये स्क्रिप्ट की यहाँ पे लिखी है। अगर आप CSRF प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर रहे फॉर एनी रीजंस तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि जो CSRF प्रोटेक्शन है वो मैं अजैक्स के लिए ख़त्म कर दूं लेकिन नॉर्मली मैं उसको रखूं, तो इसका भी ऑप्शन मौजूद है कन्फिग के अंदर। अगर आप जाएं कन्फिग के अंदर, config.php के अंदर, तो यहाँ पे आपको CSRF प्रोटेक्शन के साथ एक एक्सक्लूड URL की भी एक की मिलेगी, हैरे मिलेगी। इस की को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने URL डिफाइन कर दें, जिनको आप राउट्स डिफाइन कर दें, जिनको आप चाहते हैं कि वो अजैक्स उस पर ना CSRF प्रोटेक्शन ना डिटेक्ट करे, तो उसके बाद आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस, ठीक है। आप इसको खाली रखें और CSRF प्रोटेक्शन मस्ट यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हम श्योर स्टोरी समझ आ गई। अच्छा, आपने गौर किया होगा मैंने आपको अजैक्स के बारे में कुछ भी नहीं यहाँ बताया कि मैंने लिखा क्या है अजैक्स में। इसकी रीज़न ये है कि अजैक्स पे मैंने कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बनाया है और वो 40 मिनट्स का ट्यूटोरियल है, आप उसको देख सकते हैं इसी चैनल पे। और आई एम श्योर अगर आप 40 मिनट का ट्यूटोरियल आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि अजैक्स बेसिकली क्या है। लेकिन अगर आपको अजैक्स के अलावा jQuery का भी नहीं पता या जावास्क्रिप्ट का भी नहीं पता तो डेफिनेटली देर आर 2 more ट्यूटोरियल फॉर यू टू वॉच, एक jQuery और एक जावास्क्रिप्ट। आप उनके भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट जावास्क्रिप्ट और jQuery क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें अब किया क्या मैंने कि पहली तो पेरेंट कैटेगरी तो डेफिनेटली पेज से लोड हो रही है, वो नॉर्मल है। अब जब उस कैटेगरी को हम क्लिक करते हैं, उसके क्लिक इवेंट में मैंने यहाँ पे होम पे यहाँ पे मैंने जब उसको ऑन चेंज, मतलब जब हम चेंज करते हैं तो वो गेट सब दिस डॉट वैल्यू, जैसे ही कोई भी वैल्यू हम चेंज करते हैं, किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो भी वैल्यू होती है वो सिलेक्ट को मिल जाती है और सिलेक्ट वो वैल्यू पास कर देता है हमारे गेट सब वन फंक्शन को। गेट सब फंक्शन में मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है फुटर के अंदर कि आईडी जैसे ही उसको मिले, ठीक है, उसको वो $cat डॉट वैल्यू इनटू आईडी में वो सेव कर दे सबसे पहले। मतलब वो जो फॉर्म है जो सबमिट करना है हमने फैच करने के लिए, ये मैं उसमें सेंड कर रहा हूँ इसकी मदद से, इस लाइन की मदद से, ताकि बाद में जब शो पोस्ट पे क्लिक करें तो वो उसकी वैल्यूज हमें मिले। तो ये यहाँ तक है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सब कैटेगरी 1 को हाइड कर दे, मतलब जैसे ही मैं उसमें वैल्यू चेंज करता हूँ फौरन उसको हाइड कर दे सब कैटेगरी 1 को, जो कि मेरे पास ये है सब कैटेगरी 1 ये वाली,
सब कैटेगरी 1, इसको हाइड कर दे। इसको हाइड नहीं मैं कर रहा क्योंकि ये डेफिनेटली लिंक्ड है प्रीवियस से, इसको मैं हाइड कर देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स लुक नाइस एंड क्लियर एंड क्लीन, वरना आप ना भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और इसकी डाटा टाइप को HTML रखता हूँ, जेसन नहीं रख रहा, अगर जेसन रखूंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो HTML रखना ज़रूरी है, या आप इसको बिल्कुल ओमिट कर दें, निकाल दें, यूज़ ही ना करें, खुद उसको डिटेक्ट करने दें। और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ उसको एज अ क्यूरी स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क के साथ कैट ID इज इक्वल टू प्लस ID। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से, जिस तरह पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वैसे भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन गेट रिक्वेस्ट मोस्टली इस तरीके से जाती है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको सेंड किया। अब जब वो मतलब डन हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्स करेक्ट आता है, अगर तो हमारे पास जो ID है वो चेक करता है कि ID जो ये वाली ID हमें पास हुई है वो -1 है या डाटा जो है वो 0 है, मतलब डाटा में कोई वैल्यू नहीं है, 0 रिटर्न हुआ, इनवैलिड हुआ, तो वो इन दोनों को हाइड कर दे। मतलब जो सब कैटेगरी 0 और सब कैटेगरी 1 है उनको हाइड कर दे, एल्स उनको सब कैटेगरी 0 को सिर्फ शो कर दे जो उसके पैरेलल है, मतलब उसकी पेरेंट की चाइल्ड है, उसको सिर्फ शो कर दे। और शो करने के बाद उसके अंदर वो एम्प्टी उसको करे और पेंड कर दे जो डाटा हमारे पास रिटर्न हुआ है HTML फॉर्मेट में, मतलब ऑप्शंस जो कि यहाँ से रिटर्न होंगे इस categories.php से। ऑप्शंस 5 भी हो सकते हैं, 6, जितने भी डायनामिकली वो उसमें अपेंड हो जाएंगे। पहले उसको वो एम्प्टी करेगा ताकि पहले वाला डाटा वहाँ रहे और अपेंड ना हो जाए, तो पहले उसको एम्प्टी, ये चेनिंग होती है, मेथड चेनिंग होती है। PHP के अंदर भी मेथड चेनिंग होती है, जिस तरह हम लिखते हैं दिस पोस्ट, दिस इनपुट पोस्ट, तो पहले दिस जाता है इनपुट, फिर उसके इनपुट की क्लास, फिर इनपुट के अंदर जो फंक्शन है, तो मेथड चेनिंग PHP में भी है और jQuery में भी है। उसके बाद फेल होने की सूरत में वो सिंपल एरर लॉक कर देगा। ये है हमारा गेट सब 1 वाला, और यही हमारा गेट सब 2 है, सेम है, देख सकते हैं सेम URL है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे हम सब कैटेगरी 0 और सब कैटेगरी 1 दोनों को हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब कैटेगरी 1 को हम हैंडल कर रहे हैं। और ये भी यही काम करता है कि जैसे ही हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं वो उस वैल्यू को हिडन फील्ड के अंदर पेस्ट कर देता है, ताकि हम जब फॉर्म को सबमिट करें तो वही वैल्यू की पोस्ट जो है वो फेच करें। लॉजिक इसकी भी, यहाँ पे मैंने डाटा भी लिखा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ फिलहाल। तो लॉजिक इसकी भी सेम आप देख सकते हैं, इफ ID इज इक्वल टू 1, और वो उसको अपेंड कर रहा है और उसको एम्प्टी करके अपेंड कर रहा है, सिर्फ ये इसको सब कैटेगरी 1 को हैंडल कर रहा है। आप एक रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, मतलब एक ही फंक्शन बना के भी इसको थोड़ा और कम इफ देन एल्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग किया क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही सेंड होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग फंक्शन में दोनों गेट सब 1 गेट सब 2 अलग अलग बना दिए, और शो पोस्ट का एक अलग से फंक्शन। अब ये जो है ये मेथड पोस्ट है, और इसकी भी डाटा टाइप हमें रिटर्न होती है HTML में। क्यों? क्योंकि पोस्ट डेफिनेटली HTML फॉर्मेट में हमने रिटर्न लेनी है, और उनको फिर इंजेक्ट करना है अपने मेन होम पेज पे फ्रॉम show_post.php, ये इसको, और इसको जब वो इंजेक्ट करता है ये स्क्रिप्ट दोबारा इंजेक्ट होता है उधर, और ये दोबारा हैश की रिफ्रेश कर देता है, तो इस वजह से हम बार बार शो पोस्ट कर सकते। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, अब आप देखिएगा कि मैं जब इस पेज को रीलोड करता हूँ, यहाँ से मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं एक दफ़ा शो पोस्ट करूँगा तो हमारा एक दफ़ा ये चल गया। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ क्योंकि ये कंसोल में एरर शो करेगा, और यहाँ पे एलिमेंट है, रिसोर्स है, कंसोल क्यों नहीं शो हो रही टैब, आई थिंक मैंने कंसोल ये कंसोल ये आ गया, ये हमारी कंसोल टैब है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, फंक्शन क्लियर, खैर यहाँ पे ये इसका ऑप्शन है क्लियर करने का। यहाँ पे मैं अब कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये ठीक है, और मैं जब शो पोस्ट करता हूँ तो ये पोस्ट यहाँ पे भी आ गई, और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज। अब देखिएगा, अब मैं जब दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो अब एरर आना शुरू हो गया, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कंटिन्यूसली एरर आ रहा है, एरर एरर एरर। क्यों? क्योंकि जब दूसरी दफ़ा मैं पोस्ट को फ्रेश कर रहा हूँ तो वो वही वाले, और एरर क्या है ये देखें, 403 फॉरबिडन, failed to load resources, the server responded with the status of 403 forbidden। 403 forbidden का मतलब है CSRF प्रोटेक्शन enabled है, और आप जो है वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैश की को। तो मैं वापस जाऊँगा सबनेम टेक्स्ट में, इसको Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+Z करके, ताकि वो दोबारा लिखा हुआ आ जाए। रीलोड करता हूँ पेज को। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ से टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ, शो पोस्ट करता हूँ, शो पोस्ट जितनी दफ़ा मैं कर रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सिवाय एक एरर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा जो है वो सक्सेस का ही आ रहा है।
ये देख सकते हैं आप। और हर दफ़ा ये देख सकते हैं आप विंडो हैश की चेंज हो रही है, ये देख सकते हैं आप, हैश की चेंज हो रही है, विंडो हैश की यहाँ पे हर दफ़ा ये देखते हैं, हर पोस्ट के बाद ये चेंज हो जाती है। पहले ये थी, फिर ये हुई, अब दोबारा करूँगा तो ये अब इस तरीके से चेंज होगी। तो दोस्तों ये था हमारे पास इसका लॉजिक ये थी, और इस तरीके से मैंने इस पूरे 3 जो लेवल्स ऑफ कैटेगरीज हैं इनको हैंडल किया है। और आई एम श्योर आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये स्क्रिप्ट आपको, मतलब ये स्क्रिप्ट मैं गिटहब पे अपलोड कर दूं आपके लिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कितने यूज़र्स इस स्क्रिप्ट को लेना चाह रहे हैं, ताकि मैं उसको फिर गिटहब पे अपलोड कर सकूं। और साथ में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हो या ना हो, आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरा ये वीडियो मेरी आपकी प्लेलिस्ट में चली जाएगी, और आप जब इसको देखना चाहें, इसके स्टेप्स को देखना चाहें, आप फिर इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं यहाँ पे अपनी इस वीडियो को रोक रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, और होप सो आपको समझ आ गई होगी कोडिग्नाइटर में एजाक्स को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, जिस मकसद के लिए भी यूज़ करना चाहें, सेम प्रोसीजर है यही वाला। आप अलग से वो भी बना सकते हैं, JS फाइल भी, और उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें अब आप देखिए JS की फाइल के अंदर आप इको स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर सकते, जिस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये फुटर के अंदर यहाँ पे ये जो एको बेस URL है, ये आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी भी एक टेक्निक है, जाते जाते चले बोनस के दौर में मैं वो भी बता दूँ आपको। उसकी टेक्निक ये है कि आप हेडर के अंदर, टेम्पलेट के हेडर के अंदर यहाँ पे एक window.url बेस URL बना लें। अब आप इस window.url वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, ये इको की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ window.url प्लस, और यहाँ पे फिर मैंने जो भी मतलब यहाँ से मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो सॉरी किसको मैं कर रहा हूँ पोस्ट, तो यहाँ पे लिखता हूँ window.url प्लस, और यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ post/get posts और कॉमा, तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब ये windows.url ऑटोमेटिकली इस URL को फेच कर लेगा जो मैंने ऊपर हेडर में सेट किया है। तो अब आप इसको किसी भी .js फाइल में इस window.url वेरिएबल को एक्सेस करके व्यू कर सकते हैं कि इसकी URL क्या है। मैं इसको सेव करता हूँ एक दफ़ा, और फिर आपको दिखाता हूँ कि एरर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब उसको टेक्नोलॉजी किया, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं यहाँ पे शो पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं डाटा मेरा उसी तरीके से आ रहा है। इवन अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तो फुटर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए किधर गया पोस्ट का, ये यहाँ पे window.url लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं PHP यूज़ किया तो यहाँ पे पूरी URL लिखी हुई आ रही है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं window.url प्लस, और फिर आप आगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको डायनामिक करना है, तो यहाँ पे ये प्लस ID प्लस कैट ID ये इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। प्लस ID जो ID है यहाँ पे पास किया वो चली जाएगी इसके पास, और यही तरीका आप, अच्छा यहाँ पे गेट कैटेगरीज, एक मिनट, हाँ post/get कैटेगरीज भी करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करना है, और इसको यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे ये क्लोज, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि सेम है पोस्ट कैटेगरीज यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मैं windows.url यूज़ कर रहा हूँ, और windows URL के साथ भी ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये नॉर्मली करता है। तो इस तरीके से आप जो हेडर में डिफ़ाइन करके URL को इस तरीके से हेडर में डिफ़ाइन करें, और फिर इसको आप JS फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप एको बेस URL को, PHP के फंक्शन को JS फाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। बेशक आप उस JS फाइल को PHP फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था बोनस टिप थी इसमें, इस ट्यूटोरियल की। और दूसरी एक और चीज़ मैं मिस करके मुझे अभी याद आई, ताकि आप परेशान हो, कि जब हैश की यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं एको कर रहा हूँ CSRF नेम को, क्योंकि ये जो नेम है ये बेसिकली डिफाइंड होता है config के अंदर, config.php के अंदर यहाँ पे ये डिफाइन है। आप इसको शॉर्ट करने के लिए इस नेम को, टोकन नेम को कॉपी करें,
और इसके अंदर आप इसको सिंपली आप इस तरीके से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, CSRF टोकन CI3 वो मैंने इसलिए इस तरीके से किया PHP डबल कोट्स में कि आप सपोज फ्यूचर में अगर इसको कुछ और नेम देते हैं, CI3 की जगह आप इसको कोई और नाम दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको वो फेच कर लेगा। लेकिन अगर आप इसी नेम को यूज़ करना चाह रहे हैं थ्रू आउट और आपको पता है आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, ये CSRF टोकन CI3। ठीक है, अब भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही काम करेगा, आप देख सकते हैं। ये थी 2 एंड पे टिप्स एंड आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।